दीपक सर, अवधेश सर, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। और आज बाबा नागार्जुन का जन्मदिन है। सॉरी, आज इनकी पुण्यतिथि है। और ये पहली बार है जब अरिकंचन से जुड़ा हूँ मैं। और लगभग 15 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब सुमित से बात हुई थी तो यही था कि 15 मिनट का अवसर मिलेगा। और नागार्जुन से मेरा संबंध थोड़ा स्कूल टाइम में हुआ था, जब हम सब उनकी कविताएँ सुनते हैं, पढ़ते हैं। और दूरदर्शन पर उनका इंटरव्यू देखा जो रमा सिंह और वीरेंद्र यादव के साथ था। उससे थोड़ा बहुत समझ पनपी जब इंटर में गया था। बाकी यूनिवर्सिटी में आने के बाद मेरे दोस्त भी मुझे बाबा कह के बुलाते हैं, तो वहाँ से एक थोड़ी समानता उनसे मिलती है, हालाँकि बस मज़ाक में कही गई ये बात है। नागार्जुन का जैसा परिचय सुमित ने बताया कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, ननिहाल में या तरौनी में, इसको लेकर के बहुत एक संशय का विषय है ये। नागार्जुन स्वयं अपना परिचय देते हुए एक कविता लिखते हैं जो कि है 3 सिरों वाला बेताल। और इस कविता में उन्होंने अपना परिचय दिया है, और इसमें भी उन्होंने बहुत जगहों पर ये कहा भी है, लिखा भी है कि शोभाकांत जी ने भी रचनावली में भूमिका में ये लिखा है कि पिताजी के संबंध में उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इस बात को लेकर के वो उस स्पेसिफिक दिनांक को लेकर के कि डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उसको लेकर के वो हमेशा संशय में रहे थे। और 1911 से 98 तक उनका जीवन काल रहा 87 वर्षों का। अब जो मेरा टॉपिक है उसमें अगर बात करेंगे तो नागार्जुन के जितनी भी भाषाओं में उन्होंने जो भी रचनाएँ लिखी हैं, जो रचनावली उनकी है, उसमें लगभग सब कुछ ही आ जाएगा। लेकिन मैं अभी घर पर था तो मैं सोच रहा था कि किस पर बात की जाए? कविताओं पर तो सभी ने बात करते हैं। तो मैंने एक उनका उपन्यास पढ़ा, रतिनाथ की चाची। इस उपन्यास को संदर्भ में लेकर के और उनकी कुछ कविताओं को उदाहरण के रूप में लेते हुए मैं उनकी प्रगतिशीलता पर बात करूँगा कि भारतीय संदर्भ में वो कैसे आती है और कहाँ से आती है। विजय बहादुर सिंह, नामवर सिंह, इन लोगों ने तो लिखा है और कहा भी है कि प्रेमचंद का अगर कोई बात का उनका असली उत्तराधिकारी हुआ तो उसमें नागार्जुन को ही रखते हैं लोग। और नागार्जुन ने स्वयं एक बात कही थी, जैसा कि पूर्व वक्ता पारस ने कहा था कि वो चीज़ों को सीधा-सीधा कह देते हैं। वीरेंद्र यादव जी के साथ अपने साक्षात्कार में उन्होंने भी ये बात कही थी कि मैं उस व्यक्ति को कवि मानता ही नहीं हूँ जो बातें घुमा-फिरा करके कहता है। अगर कवि को क्रोध नहीं आ रहा है, कवि अपनी बात सीधे-सीधे नहीं कह रहा है, तो वो कवि मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। और इन पर जो इनकी प्रगतिशीलता में हमें एक संपूर्ण भारत दिखाई देता है। भारत, इसके आस-पास के देश, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है कि नागार्जुन घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति थे। कहा जाता है कि 1934 से लेकर के 41 तक तो वो घर ही नहीं आए थे। फिर जब आए तो उनको रोका गया वहाँ पर। और उनका जो उपन्यास है पहला वो एक तो मैथिली में आता है, उसके बाद हिंदी में जो उनका उपन्यास था, रतिनाथ की चाची। अगेन इसमें भी थोड़ा विवाद है कि बहुत जगहों पर ये 48 और 49 लिखा होता है। और इस इसकी भूमिका उन्होंने जो 2 शब्द में लिखी है, उसमें इन्होंने इसका प्रकाशन वर्ष बताया है कि 47 में ये पहली बार आया था, फिर 67 में इसका पुनः प्रकाशन हुआ। और आप लोग सोचिए कि नागार्जुन पर तब उस इस उपन्यास के कुछ प्रसंगों पर संभवतः वह काशी का और जो शुरुआत में गौरी जो याद करती होंगी, उनको लेकर के कुछ इस पे अश्लीलता के आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि इन पे बहुत छीटा-कशी हुई थी। तो बाद में इन्होंने अपने नवीनतम संस्करण में इसको हटा दिया था। तो ये एक नई बात रही जो उस उपन्यास को पढ़ते हुए मेरे समझ में आई, जो मेरे जानकारी में आई कि उस समय नागार्जुन पर भी ऐसे आरोप लग चुके थे। इस उपन्यास की अगर बात करेंगे तो इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो गोदान से मैं तुलनात्मक रूप में बताऊँगा कि नागार्जुन और प्रेमचंद कहाँ एक-दूसरे से डिफ़र कर रहे थे या इनकी प्रगतिशीलता कहाँ तक वो बढ़ी आगे। तो सबसे पहले तो जो रतिनाथ की चाची है, जब ये शुरुआत होता है उपन्यास का, तो यहाँ पर कुछ औरतें हैं जो बैठी हैं और वो एक औरत जो है बीमार पड़ी हुई है, जो रतिनाथ की चाची है, जो इस उपन्यास की नायिका है। और इस उपन्यास के बारे में उनकी प्रगतिशीलता इस मामले में भी दिखती है कि उन्होंने उपन्यास का नाम रतिनाथ की चाची रखा है। एक स्त्री को उन्होंने नायिका बनाया है। हालाँकि यहाँ पर कुछ लोग जो अति स्त्रीवादी हैं, वो इसमें कर सकते हैं कि इनका नाम उन्होंने एक व्यक्ति के, एक पुरुष के नाम पर रखा। लेकिन ये अपना एक बहस का मुद्दा है। उन्होंने पहली दफ़ा एक आंचलिक उपन्यास लिखा और उसकी नायिका को उन्होंने रतिनाथ की चाची यानी कि गौरी को बनाया। गौरी के बारे में वो बताते हैं, वहाँ पर 2 प्रकार की उन्होंने स्त्रियों का भी ज़िक्र किया है और ये तमाम उपन्यास में चलता आता है। तो गौरी की ननद लगेंगी उमा। वो यहाँ पर गौरी को जैसे प्रताड़ित करती हैं, जैसे उनको शोषण वो उनका करती हैं, उनके विधवा होने के बाद गर्भ को लेकर के या अन्य चीज़ों में। जब उनका बेटा उमा आता है, तो उसको लेकर के जैसे वो करती हैं, उससे बातें। और इस उपन्यास में उन्होंने एक बहुत ऐसी भयावह चीज़ लिखी है, जिसको सोचते हुए भी कोई बेटा डर सकता है कि
उनका बेटा आने के बाद अपनी माँ को लात घूँसों से मारता है, केवल इस वजह से क्योंकि उसने विधवा होने के बाद गर्भपात कराया था। और जो गौरी है इनका ही जो देवर है अपना, उसने इनके साथ अब इसको बहुत उन्होंने खुले ढंग से लिखा नहीं है कि वो ज़बरदस्ती थी या क्या थी। तो उसने इनके साथ एक रात को दुष्कर्म किया और उसका नाम इन्होंने आखिरी दम तक किसी को नहीं बताया, जो बात आखिर में रतिनाथ कहते हुए ये सोचता भी है कि चाची ने कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। इसमें उन्होंने एक तो गर्भपात की समस्या को दिखाया है, दूसरा किसानों की समस्या को दिखाया है और एक जगह उन्होंने प्रगतिशीलता का एक उदाहरण देते हुए इसमें एक जो प्रसंग मुझे बड़ा रोचक लगा कि यहाँ पर एक चमैन है, जब ये गौरी जाती है अपनी माँ के वहाँ तरकुलवा और वहाँ उनका गर्भपात होता है, तो उन्होंने वहाँ एक बड़ा ही 1-2 पैराग्राफ में उन्होंने एक बहुत ही रोचक ढंग से एक बात लिखी है कि जो चमैन होती है, वो कहती है कि पहले गौरी की जो माँ होती है, वो ₹5 देती हैं उस समय। तो कहती है, "इतने में क्या होगा 10 और लूँगी और गर्भपात कराने के बाद आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ देना होगा, तो आप दे दीजिएगा।" वहाँ पर वो कहती हैं कि ये तो बड़ी प्रगतिशील है और यहाँ पर उन्होंने देखिए इसको कटाक्ष के रूप में कैसे लिखा है कि ये तो बड़ी प्रगतिशील है और कम से कम अगर 50 में मान जाए तो भी सही है, नहीं तो 25 तो ये लेकर के ही रहेगी मुझसे। उसके बाद यहाँ पर एक होता है कि उन्होंने स्त्री को दर्शाया है जब गौरी वहाँ पर लेटी है और कहती है कि कैसे तुम स्त्रियाँ नहीं जानती हो कि क्या इस बारे में होता है कि एक स्त्री का खून कब सूखता है, उसके नाखून कब पीले पड़ते हैं, जब उसके साथ ऐसा कुछ हादसा होता है। फिर समय के साथ ये चीज़ें भी लोग भूल जाते हैं, समय के साथ प्रायश्चित कराने की बात होती है। गौरी की माँ को इन्होंने इसमें बाघिन कह कर के संबोधित किया है कि कैसे वो अपनी बेटी के साथ खड़ी रहती है और इस मामले में वो गोदान उपन्यास की धनिया के समान लगती है कि धनिया जब जुनिया उसके पास आती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है कि नहीं जुनिया यहाँ रहेगी, क्या होगा सरपंचों का और होरी वहाँ पर थोड़ा दयनीय स्थिति में आ जाता है। यहाँ गौरी की माँ पूरे समाज से लड़ जाती है और इस बात पे अड़ी रहती है कि क्या बड़े-बड़े लोगों के घरों पर गर्भपात नहीं होते। यहाँ पर अन्य उदाहरण वो बताती है। और इस उपन्यास की एक और बात लगी कि प्रगतिशीलता को दर्शाने का एक इनका ये भी रहा अपने समाज को कि इन्होंने अपने इस पूरे उपन्यास में जिस वर्ग को इन्होंने केंद्र में रखा है, वो सामाजिक रूप से जिसे अभिजात्य वर्ग कहा जाता है, जो ब्राह्मण समाज है। ब्राह्मण समाज की इन्होंने बहुत सी इसमें कुरीतियों को, बहुत सी उनकी प्रथाओं को, ऐसी चीज़ें जिनका वो खुद खंडन करते हैं, लेकिन खुद उसके साथ वो लगे रहते हैं, उसको इन्होंने उसमें दर्शाया है। इसमें किसानों के आंदोलन को, कांग्रेस के उस समय के प्रभाव को, जवाहरलाल नेहरू के उस समय के प्रभाव को, जमींदारी प्रथा को उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से दर्शाया है और इसमें उन्होंने किसानों का एक स्लोगन दिया है, जो वो नारा लगाते हैं कि कमाने वाला ही खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो। ऐसे करके उन्होंने एक लाइन लिखी थी जो उनका स्लोगन था। अंत में इसको बोलेंगे कि हाँ, एक दुखद ही इसका अंत होता है अगर एक हिसाब से देखें तो कि हैजे से जो गौरी है उसका डेथ हो जाता है और ये उपन्यास बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। मैंने भी ये उपन्यास अभी हाल-फिलहाल में ही पढ़ा और मैं चाहूँगा कि इस उपन्यास को पढ़ा जाए। इसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से उस समय के तत्कालीन समाज को वर्णित किया है, उस समय के आंदोलन को, सत्याग्रह को, असहयोग आंदोलनों को, इन सबको उन्होंने छिटपुट उदाहरणों को लेते हुए अपने अ, इस उपन्यास में उन्होंने वर्णित किया है। आगे आने वाली चीज़ों में जब इनकी कविताओं को मैं देख रहा था और इनकी कविताओं पर अगर बात करें, क्योंकि उसके बिना नागार्जुन पर बात अधूरी रह जाती है। तो इनकी जो पहली कविता पे मैं बात करना चाहूँगा, वो पहली कविता है सिके हुए 2 भुट्टे। सिके हुए 2 भुट्टे जब किसी के दिमाग में आएगा तो वो क्या होगा? इसका क्या बिंब बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में जो इसका पहला बिंब आया था वो किसान था और सड़क के किनारे लगाता हुआ एक रेहड़ी पर व्यक्ति जो भुट्टे बेच रहा है। लेकिन इस कविता को उन्होंने जिस बिंब के साथ लिखा है, ये कविता उन्होंने 1975 में लिखी थी और उस समय अगर देखेंगे तो भारत में इमरजेंसी का समय था और इस कविता में उन्होंने ये कविता की जो उन्होंने लिखने की इसके पीछे का रीज़न था कि एक व्यक्ति है अखिलेश नाम का, जो कि जेल में है और वार्ड नंबर 10 के आगे और पीछे उसने भुट्टो की खेती की है। जब ये भुट्टे पक गए हैं तो लोग वहाँ पर भुट्टे खा रहे हैं। वो अपना समय जो है अन्य चीज़ों में नहीं गँवाता है, वो जहाँ रह रहा है वो वहाँ पर फसल उगा रहा है, अपने लोगों का पेट भर रहा है, अपने काम को, अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना रहा है। और अंत में वो इस कविता के दरमियान वो ये भी लिखते हैं कि जब ये चीज़ें हट जाएँगी तो यहाँ पर वो सब्ज़ी भी उगाएगा। वो किसी भी सूरत में इस जगह को खाली नहीं रहने देगा। और अंत में वो लिखते हैं, जो इनकी 4 पंक्तियाँ हैं अंत की, कि मन ही मन प्रणत है वे अखिलेश की उद्यमशीलता के प्रति, पसीना-पसीना हो जाते हैं तरुण लगाते-लगाते संपूर्ण क्रांति के नारे।
फूल-फूल जाती हैं गर्दनों की नसें, काश वे भी जेल के पिछवाड़े क्यारियों में कुछ न कुछ उपजा के चले जाएँ, भले दूसरे ही उनकी उपज के फल खा पाएँ। यहाँ पर उनकी एक प्रगतिशीलता इस मामले में दिखती है कि वो जेल में रहता हुआ भी एक व्यक्ति अपने समकालीनों के लिए, अपने आने वाले लोगों के लिए जो उसके देश में आंदोलनरत हैं, जो कि तानाशाही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उसके लिए वो फल लगा कर के जाना चाहता है, उसके लिए वो भुट्टे, उसके लिए वो सब्जियाँ लगा कर के जाना चाहता है। एक अन्य कविता है उनकी वे और तुम। इस कविता में उन्होंने मज़दूर को, किसान को और कवि को, इन तीनों को एक साथ ला कर के खड़ा कर दिया है और इस इतनी छोटी-सी कविता में जिस हिसाब से उन्होंने ये बात लिखी है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। उन्होंने लिखा है कि वे लोहा पीट रहे हैं, तुम मन को पीट रहे हो। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, तुम सपने जोड़ रहे हो। उनकी घुटन ठहाकों में घुलती है और तुम्हारी घुटन उनिंदी घड़ियों में चुभती है। वे हुलसित हैं, अपनी ही फसलों में डूब गए हैं। वे हुलसित हैं, चितकबरी चांदनियों में खोए हुए। उनको दुःख है, नए आम की मंजरियों को पाला मार गया है। तुमको दुःख है, काव्य संकलन दीमक चाट रहे हैं। आज के समय में जब विनोद कुमार शुक्ल और उनके उपन्यास को लेकर के जब हिंदी साहित्य में इतना फेसबुक पर भूचाल आया, लोगों ने अपनी बातें लिखी, तो ये आखिरी लाइन में पढ़ते हुए हमेशा उन्हीं को याद किया कि काव्य संकलन दीमक चाट रहे हैं। एक व्यक्ति जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में है, आज के समय पर उसको वो चीज़ मिल रही है, उसने हिंदी वर्ग को इतने पाठक दिए और वो उसने तमाम उम्र इस चीज़ का वेट किया। उनकी एक अगली कविता है जो कि बहुत बहुत ही फ़ेमस कविता है और हम सभी को वो पढ़नी चाहिए वो कविता और उससे सीखना चाहिए कि पहली बार एक पशु को, एक मादा पशु को उन्होंने मादरे हिंद की बेटी कहा पैने दाँतों वाली कविता में 1973 में उन्होंने ये कविता लिखी। और इसमें उन्होंने एक एक सूअरी को जो कि दूध पिला रही है, एक मादा सूअर, उसको उन्होंने अपनी कविता का एक प्रतिबिंब बनाया। एक उनकी कविता में नामवर सिंह ने जो उनकी राजकमल से प्रकाशित है प्रतिनिधि कविताएँ उसमें उन्होंने नेवला, पैने दाँतों वाली इन सभी कविताओं को उन्होंने उसमें संकलित किया है। जो राजेश जोशी की किताब है, उसमें भी इन्होंने इन कविताओं को संकलित किया है। इन कविताओं को पढ़ा जाना चाहिए कि कैसे एक जानवर, एक मादा जानवर, एक नर जानवर उनकी कविताओं का केंद्र बन रहा है और नेवला कविता तो खासी बड़ी कविता है, अच्छी लंबी कविता है वो। एक उनकी कविता और आती है जो कि उनकी प्रगतिशीलता को, उनके विचार को, कि वो किस बिंब में हमारे सामने खड़े करते हैं उन लोगों को जिनके सामने हमको बिल्कुल हम लोग जब ट्रेन में, मेट्रो में सफ़र करते हैं, छठ के समय सुमित और मैं हम दोनों का परिवेश बिहार से जुड़ा हुआ है। हम लोग जब छठ के समय जाते हैं तो लोगों को जैसे देखते हैं वहाँ पर ट्रैवल करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, टीटी से भागते हुए, केवल इस वजह से नहीं कि एक तो 2 रीज़न होते हैं। एक तो उनके पास पैसे इतने कम होते हैं, पलायन इतना ज़्यादा है बिहार से और दूसरा कि टिकट की समस्या इतनी होती है। उसको लेते हुए वो एक एक कविता उन्होंने लिखी है कि कामगर मज़दूर जब वो बंगाल में रहे होंगे उस समय उन्होंने इस चीज़ को देखा होगा। एक पूरी कविता है उनकी, इस कविता को मैं पूरा पढ़ना चाहता हूँ कि घिन तो नहीं आती है। पूरी स्पीड में है ट्राम, खाती है दचके पे दचका, सटता है बदन से बदन, पसीने से लथपथ, छूती है निगाहों को कत्थई दाँतों की मोटी मुस्कान। बेतरतीब मूँछों की थिरकन, सच-सच बतलाओ, घिन तो नहीं आती, जी तो नहीं कुड़ता है? कुली मज़दूर हैं, बोझा ढोते हैं, खींचते हैं ठेला, धूल-धुआँ भाप से पड़ता है साबका। थके मादे जहाँ-तहाँ हो जाते हैं ढेर, सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन, आकर ट्राम के अंदर पिछले डिब्बे में बैठ गए हैं इधर-उधर तुमसे सटकर। आपस की उनकी बतकही सच-सच बतलाओ, नागवार तो नहीं लगती? जी तो नहीं कुड़ता है, घिन तो नहीं आती है? धूल सा धुला सादा लिबास है तुम्हारा। निकले हो शायद चौरंगी की हवा खाने, बैठना था पंखे के नीचे अगले डिब्बे में। ये तो बस इसी तरह लगाएँगे ठहाके, सुरती फाँकेंगे, भरे मुँह बात करेंगे अपने देश को उसकी सच बतलाओ। अखरती तो नहीं इनकी सोहबत, जी तो नहीं कुड़ता है, घिन तो नहीं आती है। प्रगतिशीलता को दर्शाने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप आंदोलन की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें। एक खूनी क्रांति हो केवल वही प्रगतिशीलता नहीं है। भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर इनकी प्रगतिशीलता है, तो ये यहाँ के जिन बिंबों को उभारते हैं, एक मज़दूर की बात ये करते हैं, किसान की बात जिस हिसाब से करते हैं, जो बहुत एक कॉमन बात है कि वो आपके बीच में आकर के बैठ जाता है और क्या आपको उसकी स्मेल से कोई घिन तो नहीं आती है, आपको कुड़न तो नहीं होती है कि कैसे ये व्यक्ति मेरे बगल में आकर के एक एसी की मेट्रो में बैठ गया है, एक ट्राम में बैठ गया है। मेरे लिबास इतने सुंदर हैं, ये काम करने वाला व्यक्ति जिससे अंदर से दुर्गंध आ रही है, मेरे महँगे परफ्यूम्स के सामने इसकी दुर्गंध बहुत बेकार लग रही है। इस बिंब को जब वो निकालते हैं और ये कविता उन्होंने
लिखी है लगभग 60-70 के आसपास में। ये सोचिए कितनी पुरानी कविताएँ हैं। एक उनकी जो और कविता है बाढ़ जो कि पटना के बाढ़ के ऊपर थी, जो बिहार में बाढ़ आया था, वो कविता अच्छी खासी लंबी कविता है, उस कविता को पढ़ा जाना चाहिए और इस बात से हम लोगों को समझना चाहिए कि बिहार में जो अभी बाढ़ आई थी या पंजाब में जो अभी बाढ़ आई थी, तब की और अब की सूरत में कुछ नहीं बदला है। हमारी सरकारों ने कुछ नहीं किया है ऐसा जो बिहार को बदल सके। एक उनकी अन्य कविता है और कविता को वो कविता के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, लेकिन उसके पहले नागार्जुन को कहानियों के बदौलत भी उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है, पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। उनका जो एक निबंध है जो कि हिमालय की बेटियों में उन्होंने जो नदियाँ हैं उनको निकलने वाली को हिमालय की बेटियाँ कहा है और हिमालय को पिता स्वरूप उन्होंने देखा है और उसे भी पढ़ा जाना चाहिए, एक नया बिंब वहाँ से निकलेगा। और एक उनकी ये और कविता है जो कि उन्होंने लिखा था कि मैं तुम्हें अपना चुंबन दूँगा। ये कविता बोल कर के, ये कविता पढ़ कर के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। बहुत बिखरा हुआ-सा वक्तव्य था क्योंकि पढ़ते हुए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की कोशिश की थी कि क्या पढ़ूँ, क्या ना पढ़ूँ, क्या छोड़ूँ? कहानियाँ बहुत सारी उनकी पढ़नी, कविताएँ पढ़नी, लेकिन अंत में वही है कि समय की अपनी बाध्यता है। कभी अन्य अवसर मिला तो इसको अन्य विस्तार से बात होगी अन्य उपन्यासों के साथ, बलचनमा के साथ, नई पौध के साथ। एक इनका जो अंत में कविता है कि एक एक कवि अपने वो कितना भी गुस्से वाला हो, कितना भी मुखर हो, उसकी कविता में उसका कितना भी क्रोध पनपता हो, अंततः वो कवि हमेशा अपने देश की उन्नति की बात सोचता है। और उनकी एक कविता है, मैं तुम्हें अपना चुंबन दूँगा। इस कविता के ज़रिए वो यही बात करते हैं कि वो कैसे इन चीज़ों को देख रहा है। हालाँकि अच्छी खासी ये लंबी कविता है, 1.5 पेज की कविता है। इस कविता को मैं चाहूँगा कि लोग पढ़ें, ढूँढ करके पढ़ें। इस कविता में उन्होंने जो बात कही है कि वो चाहते हैं कि जैसा कि वो लिखते हैं कि सारा दिन सारी रात आगामी युगों के मुक्ति सैनिक कहाँ हो तुम? निपीड़ित शोषित मानवता के उद्धारक कहाँ हो तुम? सामने आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हारा चुंबन लूँगा, मैं तुम्हें अपना चुंबन दूँगा। ये कविता उन्होंने कही है कि तुम उन साजिशों को खत्म करोगे, तुम प्रवंचना की उन कुटिल चालों का अंत करोगे, हत्याएँ करने कराने वालों की, डंडी फांसियाँ दिलाने वालों की जो जो तमाम चीज़ें हैं, तुम उन सब के खिलाफ हमेशा खड़े रहोगे, तुम इन सबको खत्म करोगे। यहाँ जो एक कवि है वो अपने आने वाली जनरेशन से, अपने आने वाली पीढ़ी से इस बात की उम्मीद रख रहा है कि वो शोषण के विरुद्ध, इन चीज़ों के विरुद्ध आवाज़ उठाए, वो निर्भीकता से इनका सामना करे और वो हमेशा उसके प्रति उदार रहेगा, हमेशा उनको अपना प्रेम दिखाएगा। अंत में जो वीरेन यादव के साथ उनका एक इंटरव्यू था जिसका ज़िक्र मैं पहले भी किया हूँ और फिर कर रहा हूँ। अंत में एक सवाल था कि नागार्जुन से उन्होंने किया था कि दादा, बाबा आपको क्या चीज़ है जो अभी प्रेरणा देती है? तो उन्होंने कहा था कि कविताएँ 2 ही भावना में फूट सकती हैं, या तो प्रेम में और या तो क्रोध में। तो प्रेम तो अभी हमें वैसा हो नहीं सकता जैसा समाज में प्रचलित है। तो बच्चों को देख कर के हमारे अंदर वो प्रेम पनपता है। और यही चीज़ उनकी दंतुरित मुस्कान हो गई या गुलाबी चूड़ियाँ हो गई या मैं तुम्हें अपना चुंबन दूँगा, ये ऐसी जो कविताएँ हैं कि उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ी से एक उनके अंदर एक भाव है, उनके अंदर एक आशा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे देश को और बेहतर करेगी। तो उनकी प्रगतिशीलता के मायने मेरे अंदर ये है कि वो एक खूनी क्रांति की बजाय उसकी ओर ज़्यादा ध्यानाकर्षित करने की बजाय, उसको बहुत ज़ोर के साथ रखने की बजाय, वो भारतीय बिंब को उभारते हैं। वो भारतीय किसानों की, भारतीय विधवाओं की, भारतीय समाज में रह रहे पशु-पक्षियों की। अन्य अन्य बिंबों के साथ उसको लाते हैं, उसको दर्शाते हैं और समाज में, साहित्य में उन्हें स्थान दिलाते हैं। नेवला और पैने दाँतों वाली के पहले ऐसी कविता लिखी जाएगी, एक एक पशु को मादरे हिंद की बेटी कहा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि नागार्जुन के पहले या नागार्जुन के बाद किसी अन्य कवि में वैसी हिम्मत रही है। अगर होगी, तो मैं उसे सुनना चाहूँगा, उसे पढ़ना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया उज्ज्वल। आपने भारतीय सामाजिक संदर्भ में नागार्जुन की प्रगतिशील चेतना सुमित, और आपका माइक ऑफ है।